Hi friends, this is Navneet and welcome to Fateh Educom. Today I'll continue with the next category of fundamental rights, that is right to freedom. As you know that we had already discussed about category 1, that is right to equality from article 14 to 18. So the students who have not watched my previous videos, I will provide link for them in the description, so you can just refer to that link. And further in this video we will discuss in detail about article 19 and 20. तो आपको पता ही है right to freedom के अंदर बेसिकली 4 राइट्स आती हैं आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, बट इसमें जो है वो बेसिकली आई विल रिस्ट्रिक्ट ओनली टू 19 एंड 20 आर्टिकल, बिकॉज जो आर्टिकल 19 है उसमें सेल्फ देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू अस. ठीक है, तो उसके अंडर बहुत सारे केसेस और जजमेंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे और विच आई नीड टू डिस्कस विद यू. एंड सेकेंडली जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है आर्टिकल 21, उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, जो कि लाइक अगर हम राइट टू लाइफ तो है ही, फिर राइट टू डेथ भी है, संथारा यूथेनेशिया केसेस आर देयर, देन टेलीफोन टैपिंग केसेस, एसिड अटैक विक्टिम्स जो थे उनके बारे में जो केसेस हैं. फिर फर्दर उसमें हम ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी कम्युनिटीज़ के बारे में बात करेंगे. देन फर्दर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द रिसेंट वन इज़ राइट टू प्रिवेसी, तो उसको भी हम अंडर आर्टिकल 21 डिस्कस करेंगे. तो वो बहुत ही लेंथी और टीडियस हो जाता. इस वीडियो में अगर मैं इंक्लूड करती तो 2-2.5 घंटे की वीडियो हो जाती, तो आपको भी अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इस चीज़ को, बिकॉज जनरली हम इतनी लंबी वीडियो देख नहीं पाते हैं. ठीक है, तो उसको मैं सेकेंड पार्ट में कवर करूँगी. एंड फर्दर आर्टिकल 22 जो है उसमें प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला, वो सारा उसमें मैं उसी के साथ ही कवर करूँगी. सो इसमें जस्ट हम आर्टिकल 19 और 20 ही डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो आई होप कि जो बच्चे स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस वगैरह, उनके लिए ये वीडियोस जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फतेह एडुकॉम को सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो फर्स्ट इज सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी राइट्स जो हैं वो आती हैं फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22. बेसिकली इट डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी. एंड आर्टिकल 19 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स. दे आर बेसिकली 6 राइट्स हैं, जो कि बेसिकली अर्लियर देर वर ओरिजिनली 7 राइट्स वर देयर, एंड लेटर ऑन जो राइट टू प्रॉपर्टी था दैट वाज रिपील्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, एंड नाउ इट इज़ गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर आर्टिकल 300A. राइट, तो उसको हम डिफरेंटली जो है वो कवर करेंगे. देन आर्टिकल 20 जो है दैट इज़ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. जैसे कि कोई क्राइम्स वगैरह कन्विक्ट करते हैं तो उनके लिए कुछ सेफ गार्ड्स जो है यहाँ पे प्रोवाइडेड है, वो भी हम अभी इसी वीडियो में ही डिस्कस करेंगे. And further article 21 that is protection of life and personal liberty, and article 22 that is protection against arrest and detention in certain cases. These two articles we will discuss later on in part 2 of this सीरीज. ठीक है, और आर्टिकल 19 और 20 आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 19. तो बेसिकली इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की आर्टिकल विच एम्बॉडीज द बेसिक फ्रीडम्स. तो बेसिक फ्रीडम्स क्या है? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. और जितनी भी ये राइट्स हैं इन सब पे मतलब कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगी होती हैं, यानी कि जितनी भी राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं हैं. ठीक है, यानी कि अगर मान लो एब्सोल्यूट होती तो फिर तो कोई भी किसी को शरेआम कुछ भी बोलता, उसको कोई भी किसी तरह की कोई बंदिश ही नहीं होती, वो कहीं पे कोई उसको अरेस्ट ही नहीं कर पाता या कोई पनिशमेंट ही नहीं दे पाता. तो इसके चलते जो है इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं. फर्दर सेकंड टू राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. थर्ड टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. तो पहले जो था दैट वाज ओनली टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इट वाज इंक्लूडेड बाय, इट वॉज बेसिकली एडेड बाई 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. देन नेक्स्ट इज टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड नेक्स्ट इज टू रिजाइड इन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. एंड सिक्स ऑलरेडी यू नो दैट इट इज रिपील्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी. एंड द लास्ट वन इज टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. तो सबसे पहले देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बेसिकली एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट. ठीक है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन इट. रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि लाइक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि लोग जो है कोई ऑब्सैनिटी जैसी चीज़ें या इनडिसेंसी जैसी चीज़ें जो है वो शो करें थ्रू देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, देन उसके बाद कोई बंदा मतलब ऐसे नहीं है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करे, कोई वायलेंस मीन अडॉप्ट करे उसके लिए. देन उसके बाद कोई
कोई भी ऐसी चीज़ विच प्रोवाइड थ्रेट टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इसके चलते इम्पोज होती हैं इन राइट्स के ऊपर। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो थी ये सबसे पहले इंक्लूड करी गई थी थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट बिल 1951, जिसमें दे वर प्रोवाइडेड सम abuse मतलब provisions were provided against the abuse of these freedom of speech and expression in the case Ramesh Thapar versus State of Madras 1950। बेसिकली इससे पहले एक और केस हुआ था, एक मैगजीन थी ऑर्गेनाइजर, जिसने कुछ मतलब तब आपको पता है 1947 में इंडिया वॉज है ना, इंडिया की डिवीज़न हुई थी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान और इंडिया में। तो उसने कुछ पाकिस्तानी का मतलब पाकिस्तान के बंदे जैसे शो करके पाकिस्तान के लीडर्स, तो उनको कार्टून्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था उस मैगजीन में। और काफ़ी लोग जो थे उस चीज़ से मतलब उसने बेसिकली लोगों का जो दुख था उसके बीच में जाहिर किया था उसके थ्रू, उन कार्टून्स के थ्रू। तो उसके चलते उसकी मतलब जो नेहरू जी थे उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी इन्फ्लेमेटरी और कम्युनल सेंसेस पे ऊपर मतलब बोला था, और उसकी मैगजीन के ऊपर बैन लगा दिया गया था। इन द मीन टाइम जो रमेश थापर था इसने अपनी जो थी वो मैगजीन पब्लिश की, और उसके बीच में इसने जो था वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म जो था उसके अगेंस्ट उसके बारे में लिखा था। बट उसका कुछ भी ऐसा कुछ उसकी मैलिफाइड इंटेंशन नहीं थी कि जिससे कुछ रॉयट्स होते या कुछ वायलेंस मीन लोग जो थे वो अडॉप्ट करते या सड़कों पे उतर आते या बसेस वगैरह ऊपर आग लगाते या कुछ ऐसा करते, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं था। तो उसके चलते इसके जो था बॉम्बे में तो पब्लिश हो गई, लेकिन मद्रास में तभी वैसे ही सिचुएशन बहुत गर्म थी, तो उसके ऊपर इसकी मैगजीन जो थी वो पब्लिश हो गई। तो मद्रास में कुछ एरियाज़ के ऊपर इसकी सर्कुलेशन के ऊपर बैन लगा दिया गया था। देन इसने जो था वो उसको इन द कोर्ट ऑफ मद्रास उसको चैलेंज किया, ठीक है। तो लेटर अलोंग विद द ब्रिज भूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी उसको इंटेग्रल पार्ट जो था वो कंसिडर किया फॉर द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना हो, ठीक है, तो उसके चलते मतलब एक प्रेस है जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुंच सकते हो, ठीक है। अभी जो टीवी वगैरह तो है ये तो बहुत लेटर ऑन आए हैं। देन पहले तो न्यूज़पेपर ही होता था जिसके थ्रू आप लोगों के ऊपर अपने व्यू पॉइंट्स जो है वो प्रोवाइड पहुंचा सकते हैं। तो उसके चलते जो प्रेस को बहुत ही एक मतलब इंटेग्रल पार्ट जो था वो कंसिडर किया गया था। एंड सुप्रीम कोर्ट जो था उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर की थी कि अगर कोई भी लॉ ऐसा कल को बनता है, ठीक है, जिससे फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो हैम्पर होती है, तो वो लॉ भी जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर होगा, ठीक है। एंड फर्दर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कुछ और जजमेंट्स भी आई थी, जिसमें लाइक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 वाज वन ऑफ दैट, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बताया गया था कि इट हैज़ नो जोग्राफिकल लिमिटेशंस। नो जोग्राफिकल लिमिटेशंस का मतलब कि अगर कोई बंदा अपने व्यूज़ को बाहर किसी फॉरेन कंट्री के साथ शेयर करना चाहता है, ठीक है, लाइक अगर वो किसी डेक्लेरेशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो ही कैन डू दैट, ठीक है। तो वो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है, बट सब्जेक्ट टू द थिंक कि दैट शुड नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ थ्रेट टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। देन उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था जिसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड इनवैलिडेट ऑल लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस दैट अब्रिज दैट फ्रीडम। देन उसके बाद एक बहुत ही लैंडमार्क केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 66A सेक्शन था ऑफ आईटी एक्ट 2000 का उसको स्ट्रक डाउन किया। बेसिकली हुआ क्या था कि जब बॉम्बे में बाल ठाकरे लीडर जो थे शिवसेना की, उनकी डेथ हुई थी, तो उसमें बॉम्बे को मतलब 2 दिन के लिए शट डाउन कर दिया गया था। तो 2 लड़कियां थी जिन्होंने फेसबुक पे इस चीज़ का रिवोल्ट किया और पोस्ट किया था कुछ के मतलब इसके अगेंस्ट कि क्यों बंद किया गया है, तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। तो जो श्रेया सिंघल ये लॉ स्टूडेंट थी तब 2012 में, तो इन्होंने एक मतलब ऐसे याचिका दायर की इसकी वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए, सेक्शन 66A की वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो उसके चलते फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए एक एडवाइजरी इशू की थी कि अगर कल को कोई भी पुलिस जो है वो किसी ऐसे बंदे को अरेस्ट करती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, अगर कोई वो ऑफेंस करता है, उसको अरेस्ट करती है, तो उससे पहले उसको जो है वो आईजी या डीसीपी जो होते हैं लेवल के सीनियर ऑफिशियल्स, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी,
ठीक है। देन उसके बाद अगेन 2015 में ही एक और केस हुआ जिसमें एक लड़का था यूपी से, जिसको मतलब अरेस्ट कर दिया गया बिकॉज उसने कुछ ऑब्जेक्शनेबल कमेंट फेसबुक पे पोस्ट किए थे अगेंस्ट द सीनियर समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान। ठीक है, तो उसको जो था अरेस्ट कर दिया गया। देन अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से इस चीज़ का जो था वो आंसर मांगा, लेकिन फिर अगेन केसेस की सेंसिटिविटी को देखते हुए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो सेक्शन 66A था आईटी एक्ट का, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। इसमें बेसिकली कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो ग्रॉसली ऑफेंसिव हो, अब क्या हो ग्रॉसली ऑफेंसिव में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया। देन फर्दर इसमें लिखा था कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि बंदे को पता हो कि फॉल्स है, लेकिन जस्ट वो हेटेड क्रिएट करने के लिए, वायलेंस क्रिएट करने के लिए, एनमाइटी क्रिएट करने के लिए जो है वो इन मीन्स का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ करता है, तो इस केसेस में उनको जो है वो 3 साल की पनिशमेंट या फाइन जो है वो उसके ऊपर इम्पोज होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्राइबिंग द लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एज कार्डिनल, यानी कि इनको पैरामाउंट बताते हुए बताया कि ये राइट्स जो हैं वो हर बंदे की अफेक्ट होती हैं बाय सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट। ठीक है, यानी कि अब तो आपको पता है आए दिन कोई ना कोई किसी ना किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के बारे में या किसी ना किसी एमपी एमएलए के बारे में या स्टेट गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता ही रहता है फेसबुक पे या किसी और सोशल मीन पे। तो इसका मतलब तो आए दिन हर कोई मतलब पुलिस जो है फिर इसी काम में ही रहती, किसी ना किसी को उठा के जो है वो अरेस्ट करती रहती। तो इसके चलते क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो है वो डिफाइन नहीं की कि अगर ग्रॉसली ऑफेंसिव है तो क्या उसमें क्या क्या किस चीज़ के ऊपर आप उसको ग्रॉसली ऑफेंसिव मान रहे हो। ठीक है, तो कुछ एम्बिगुअस टर्म्स जो थी इसमें यूज़ की गई थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, डिक्लेयरिंग इट्स प्रोविजन एज वेग। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई कि जो केरल पुलिस एक्ट का सेक्शन 118D था उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया बिकॉज उसकी प्रोविजन सेम थी जो सेक्शन 66A की थी आईटी एक्ट के। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेडिशन। सेडिशन बेसिकली होता है कि कोई भी मतलब बंदा जैसे कोई किसी के अगेंस्ट कुछ बोलता है। इसके पहले मैंने एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन नहीं की है, एक होता है फ्रीडम ऑफ साइलेंस। ठीक है, फ्रीडम साइलेंस रहना भी एक तरह की स्पीच है जिसमें आप रिजेंटमेंट अपनी जो है वो शो कर सकते हो। इसमें भी एक केरल में एक केस हुआ था ड्यूरिंग द प्रेयर इन अ स्कूल। क्या होता था कि जो बच्चे थे उनको ज्यूइश प्रेज करने के लिए कंपेल किया जाता था। ठीक है, तो जो बच्चे ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे तो उनको जो था वो पनिशमेंट दी जाती थी अगर वो उसके प्रेयर नहीं करते थे। और बच्चे जो थे उस चीज़ से नाराज़ थे और उन्होंने घर जाके कंप्लेंट की, तो जो घर वाले थे उन्होंने उसको जो था वो कोर्ट में इन द कोर्ट ऑफ केरल उस चीज़ को जो था वो चैलेंज किया। देन उसके बाद कोर्ट ने ये चीज़ जो थी वो उनको डिक्लेयर की कि अगर आपको ऐसी कोई रिजेंटमेंट है तो आप सिंपली जो बच्चे हैं वो प्रेयर में बोले ही ना, वो चुप ही रहे, मतलब दे रिमेन साइलेंट जस्ट टू शो देयर रिजेंटमेंट। ठीक है, तो ये भी जो साइलेंस है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्पीच। देन उसके बाद सेडिशन का केस आता है। सेडिशन जो है दैट इज़ अंडर सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी आपकी स्पीच जो किसी तरह का रिवोल्ट क्रिएट कर दे या लोगों के बीच में कुछ उत्सुकता पैदा कर दे या इतनी ज़्यादा उसको एग्जैगरेट कर दे कि वो वायलेंट मीन्स भी अडॉप्ट कर सकें। लेकिन सेडिशन के कुछ डिफरेंट फैक्ट्स होते हैं, लाइक कि कुछ सेडिशन होती है कि जिसमें आप ओपनली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, लेकिन आपका क्रिटिसिज्म इस एक्सटेंट तक नहीं होना चाहिए कि वो वायलेंस का मीन्स जो है वो लोग अडॉप्ट कर लें। तो उस केस में जो है सेडिशन चार्जेस नहीं लगते हैं। बट इन केस अगर आपकी कोई स्पीच आपने ऐसी दी है कि लोग सड़कों के ऊपर उतर आए हैं, बसें जला रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उस केस में आपके ऊपर सेडिशन के चार्जेस जो हैं वो लग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट केसेस के थ्रू आई हैं और इसके लिए पनिशमेंट होती है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 3 years। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दी गई है डिसलॉयल्टी किससे कहते हैं। ठीक है, डिसअफेक्शन का एक्सप्रेशन इसमें स्टेट किया गया है। डिसअफेक्शन मतलब कि कोई भी किसी तरह की भी डिसलॉयल्टी या
किसी तरह की एनमाइटी की फीलिंग, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट आप यूज़ करते हो इन सब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, लोगों में एनमाइटी या डिसलॉयल्टी क्रिएट करने के लिए। एक्सप्लेनेशन 2 में वो कहता है कि कोई भी कमेंट्स, अगर मान लो मुझे किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई पसंद नहीं है तो मैं उसको क्रिटिसाइज़ करती हूँ और साथ में मैं लिख देती हूँ कि ये लॉफुल रिफॉर्म्स जो हैं ये होने चाहिए, ठीक है। तो उस केस में मेरी कोई ऐसे मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, ठीक है, और ना ही मेरी इस कमेंट से कोई किसी तरह का कोई मतलब वायलेंस इंसाइट हुआ है, तो उस केस में मेरे ऊपर किसी तरह का कोई सेडिशन चार्ज जो है वो नहीं लगेगा। एक्सप्लेनेशन 3 में ये फिर उसके बाद ये लिखा गया है कि आप किसी भी अगर गवर्नमेंट पॉलिसी को ओपनली क्रिटिसाइज़ करते हो या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को ओपनली क्रिटिसाइज़ करते हो, बट आपका वो एक्शन कोई किसी तरह का वायलेंस इंसाइट नहीं कर रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर आपके ऊपर कोई भी किसी तरह का सेडिशन चार्ज नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो एक्सप्लेनेशंस आती हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस से, लाइक सबसे पहला जो केस है दैट इज़ केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, जिसमें ये चीज़ जो थी वो डिफ़ाइन की गई थी। दो कंडीशंस जो थी, दो इंटरप्रिटेशंस निकाली गई थी। पहली इंटरप्रिटेशन निकाली गई थी कि मतलब कोई भी अगर किसी का कोई भी बात, कोई भी अगर गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अगेंस्ट कुछ ऐसा बोलता है, कुछ ऐसी स्पीच देता है कि उससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, लोग वायलेंट मीन्स अडॉप्ट कर देते हैं, मतलब कि उसकी स्पीच जो है वो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट वायलेंस निकलता है, तो उस केस में उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड सेकेंड इंटरप्रिटेशन ये दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कोई भी लॉ एंड ऑर्डर किसी स्पीच की वजह से नहीं डिस्टर्ब होता है या कोई वायलेंस मीन्स लोग नहीं अडॉप्ट करते हैं, तो उस स्पीच के दौरान उसके ऊपर कोई किसी तरह के सेडिशन चार्जेस नहीं लगेंगे। मतलब यहाँ पे वायलेंस होगा या लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टर्बेंस होगी, वहाँ पे सेडिशन चार्जेस लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। फर्दर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी यही चीज़ डिक्लेयर की गई थी कि कोई भी बंदा अपनी जनरल ओपिनियन दे सकता है, बट वो जनरल ओपिनियन जो है वो किसी तरह की हेटेड एनमाइटी मतलब क्रिएट नहीं करनी चाहिए होगी उससे, ठीक है। तो ऐसे एक क्वेश्चन भी बनता है, सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी इज थ्रेट टू डेमोक्रेसी, क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 124A होता क्या है आईपीसी का, सेडिशन, ठीक है। तो उसके बाद में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, देन आप इसको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स इसके रखेंगे, एंड फर्दर इसको बहुत ही ज़्यादा जैसे मतलब कि सेडिशन का मिसयूज़ भी होता है। लाइक कई बार गवर्नमेंट अपनी जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक जैसे कोई मान लो करप्शन के किसी के ऊपर चार्जेस लग रहे हैं, तो उसको उसके अगेंस्ट अगर कोई बोलता है या कुछ लिखता है तो उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में जो है वो मतलब गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने की कोशिश करती है, तो ये एक मिसयूज़ है सेक्शन 124A का। तो ये कुछ नोटेबल इवेंट्स जो हैं वो आप इसकी एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हो, वैसे भी याद रख सकते हो। लाइक इन 2010 जो अरुंधति रॉय, जो कि फेमस आपको पता ही है राइटर हैं, शी इज़ वेरी फेमस फॉर हर बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए उनको बुकर्स प्राइज़ भी मिला है। इन्होंने एक अपने कमेंट्स दिए थे कश्मीर और मायर्स के ऊपर, ठीक है, और इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा था, लेकिन इन्होंने जस्ट अपने कमेंट्स दिए थे। इनके कमेंट्स जो थे दैट डिड नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ हेटेड और incitement or incitement of violence or incitement in hatred any kind of hatred, सॉरी, ठीक है। तो उस केसेस में जो था वो रॉन्ग थे, इनके ऊपर कोई सेडिशन चार्जेस जो लगाए गए थे। देन फर्दर इन 2012 असीम त्रिवेदी, ये पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे, इन्होंने बेसिकली उस टाइम पे जो करप्शन हो रही थी उनको थ्रू कार्टून्स इन्होंने पब्लिश किया था, तो इनके ऊपर भी जो थे सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए थे। बेसिकली गवर्नमेंट ने इस चीज़ को यहाँ पे मिसयूज़ किया था अपनी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद फरवरी 2016 में ये तो पता ही है आपको कि बहुत ही हाईलाइट हुआ था जब JNU के जो स्टूडेंट्स थे दैट वर लेड बाय कृष्ण क्या नाम था उसका, कन्हैया कुमार, ठीक है। तो उसने जो था वो बेसिकली हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, तो उस केस में उनके ऊपर भी जो था वो सेडिशन के चार्जेस लगे थे, एंड दैट वर राइट बिकॉज उस केस में आप जो है वो इंसाइट कर रहे हो लोगों के भी जो लोगों के दिल हैं उनके बीच में आप हेटेड जो है वो क्रिएट कर रहे हो। देन उसके बाद अगस्त 2016 में अगेन इन अ सेडिशन केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट एमनेस्टी इंडिया, जिसमें एमनेस्टी इंडिया वाज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। देन उसके बाद आता है फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली क्लॉज बी। फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली में बेसिकली कि आप कहीं पे भी खड़े होके मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो लगी है दैट इज़ विदाउट आर्म्स, कि आप
अनआर्म्ड खड़े होंगे जहाँ पे भी आप मीटिंग्स कंडक्ट करोगे। एंड फर्दर आपको पता ही है सेक्शन 144 जो है वो इम्पोज होती है जहाँ पे भी लोग 5 से ज़्यादा जो है वो ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी अगर खड़े होते हैं। लाइक अगर हम अभी का ही केस देखें जो बाबा राम रहीम के केस में हुआ था कि जब उसको किडनैप किया गया, किडनैप सॉरी बोल रही, जब इसको पनिशमेंट दी गई थी तो लोगों ने तब पंचकुला में सेक्शन 144 जो था वो इम्पोज किया गया था कि लोग जो है वो किसी मतलब जो सिचुएशन है वो वर्स ना हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। एंड फर्दर ऐसे लोगों को मतलब अनलॉफुल असेंबलीज जो बनाई जाती हैं इन ड्यूरिंग सच टाइम्स तो उसको डिस्पर्स करने के लिए सेक्शन 129 ऑफ सीआरपीसी भी इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, तो जो सेक्शन 144 है उसको चैलेंज किया गया था कमलकांत मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो था इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड रखा था सेक्शन 144 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। ठीक है, कि ये जो है गवर्नमेंट यूज कर सकती है टू अवॉइड सच सर्कमस्टांसेस दैट मे लीड टू हेटेड और दैट मे प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ थ्रेट टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। देन उसके बाद नेक्स्ट इज सी क्लॉज के अंदर है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव्स। इसके अंदर ये है कि आप एसोसिएशंस भी बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, कोऑपरेटिव्स एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट वाज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। ठीक है, एसोसिएशंस यूनियंस का मतलब यहाँ पे है कंपनीज बना सकते हो, सोसाइटीज, पार्टनरशिप्स, ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिकल पार्टीज। एंड नॉट ओनली ये कि आप सिर्फ एसोसिएशन ही बना सकते हो, इसके साथ साथ आपको ये राइट है कि आप जो एसोसिएशन बनाई है आपने उसमें आप कंटिन्यू रहना चाहते हो उसमें। ठीक है, या फिर आप किसी और को इंक्लूड करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, मतलब कि आपने यू हैव द फ्रीडम टू ज्वाइन एंड यू हैव टू फ्रीडम टू कंटिन्यू विद दैट वेरी एसोसिएशन। तो देन उसके बाद एक केस हुआ था दमयंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन एक्ट 1962 को चैलेंज किया गया था बिकॉज जो एक पिटिशनर जो था दैट वाज अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन एंड थ्रू दिस एक्ट दैट इज हिंदी साहित्य सम्मेलन एक्ट, इसमें कुछ मेंबर्स जो थे उस एसोसिएशन में और इंट्रोड्यूस किए गए थे विदाउट द कंसेंट ऑफ ओरिजिनल मेंबर्स जिन्होंने वो एसोसिएशन बनाई थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की वैलिडिटी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और बोला कि लोग जो एसोसिएशन बनाते हैं ओरिजिनली उनके पास ये राइट है टू कंटिन्यू टू बी एसोसिएटेड विद ओनली दोज whom they voluntarily admit in the association। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई बाहर से आके उनके बीच में कोई इंटरफेयर करता है तो उसमें उनका राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जो है वो वायलेट होता है। देन उसके बाद एक और केस हुआ ओके नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सिविलियन एम्प्लॉयज़ जो कि नॉन कम्बेटेंट्स उनको डेजिग्नेट किया जाता है इन द डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स। ठीक है, जैसे कि कुक्स हो गए, चौकीदार, बूट मेकर्स, टेलर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, बार्बर्स, जो भी डिफेंस में काम करते हैं जो सिविलियंस होते हैं, तो उन वो अपनी एक तरह से डिफरेंट एसोसिएशंस जो हैं वो बनाई हुई थी उन्होंने, जिसको कि कमांडमेंट ने अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, बेसिकली जो आर्टिकल 33 है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं सारी, तो उसमें जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस दे कांट फॉर्म एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन और यूनियन। ठीक है, तो इन लोगों ने बोला कि हम तो भी आर्टिकल 33 के एम्बिट में नहीं आते हैं बिकॉज वी हैव बीन रिक्रूटेड अंडर द सिविल सर्विसेज रूल। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो कंटेंशंस थी उसको रिजेक्ट किया और बोला कि ऑल्दो कि यू हैव रिक्रूटेड अंडर दिस एंड दिस रूल्स, मतलब सिविल सर्विसेज रूल्स के अंडर चाहे आपकी रिक्रूटमेंट हुई है, बट you are considered as an integral part of defense establishment because जहाँ पे भी डिफेंस पर्सोनल है वहाँ पे आप हर टाइम उनके पास उनकी सर्विसेज में रहते हो, चाहे वो मार्च में हो, चाहे वो कैंप्स में हो, कहीं भी हो। ठीक है, सो यू आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ डिफेंस पर्सोनल, सो आपको जो है इस एम्बिट से बाहर हम नहीं रख सकते हैं। सो यू कांट फॉर्म एनी काइंड ऑफ एसोसिएशंस और यूनियंस। देन उसके बाद आता है पिकेटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। पिकेटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं बेसिकली ये बिल्कुल पीसफुल जो परसुएशंस होती हैं, प्रोसेशंस होते हैं और ये बिल्कुल नॉन वायलेंट होते हैं। जैसे मान लो कोई भी अपने कंपनी के अगेंस्ट या किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट कोई रिजेंटमेंट शो करना चाहता है तो वो पीसफुली जो है वो अपनी रिजेंटमेंट शो करता है। बट इसमें जो है 3 फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व रहती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, यानी कि अगर
अगर मान लो वो कहीं पे इकट्ठे होंगे सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ असेंबली आएगी, देन उसके बाद उसमें वो भाषण भी देंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आएगी, देन उसके बाद वो प्रोसेशन करते हुए मूव भी करेंगे तो इसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी आएगी। तो ये जो है ये नॉन वायलेंट एक्ट्स ऑफ परसुएशन है और इनको जो है वो कंसिडर किया गया है एज अ डेमोक्रेटिक राइट्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट वही आती हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देन उसके बाद आती है स्ट्राइक। ये होता है मतलब बेसिकली होता है एक स्ट्राइक होती है, एक लॉकआउट होता है। स्ट्राइक होती है जो कि एम्प्लॉयज़ करते हैं अगर उन्होंने कोई किसी तरह की रिजेंटमेंट, कोई डिसप्लेजर शो करना है, ठीक है, टू द एम्प्लॉय फॉर वर्किंग कंडीशंस और सैलरी और एनी काइंड, ठीक है, तो उस केस में वो स्ट्राइक करते हैं। एंड सेकेंडली होता है लॉकआउट। लॉकआउट होता है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है ड्यू टू सम रीज़न, मान लो कि उसके पास रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहे हैं या कुछ फाइनेंशियल क्रंच आ गया है कुछ ऐसे, तो उस केस में वो लॉकआउट डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो स्ट्राइक जो होती है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट किया है कि कोई भी बंदा अगर वो स्ट्राइक के ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट टू लाइफ या लोगों की राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको हर्ट करे, किसी की प्रॉपर्टी को हर्ट करे। जैसे मान लो कोई कंपनी में वो काम कर रहा है, अगर उसने स्ट्राइक कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि जाके उस ऑनर को माराए या फिर उसके घर को तोड़ फोड़ आए, उसकी कार को डैमेज कर दे, ठीक है, कि किसी की प्रॉपर्टी को आप डैमेज नहीं करोगे। एंड फर्दर सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1955 कहते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, ठीक है, पर्टेनिंग टू देयर कंडीशन ऑफ सर्विसेज, वो इस स्ट्राइक्स वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होंगे। देन इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में देयर आर सर्टेन राइट्स टू स्ट्राइक एज वेल एज राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट, बट उसमें अपने जो प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज वगैरह होती हैं उनके अपने खुद के लॉज होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है विद टाइम टू टाइम। जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट है जिसमें यूनियंस वगैरह बनती हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली ट्रेड यूनियंस इन्वॉल्व रहती हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के जो मतलब उनकी बार्गेनिंग के लिए या उनके बीच में कोई भी किसी तरह का ग्रज है उसको दूर करने के लिए। देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट होता है 1947, इसमें भी बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप के लिए जो भी इनके बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए ये एक्ट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। देन उसके बाद द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(c) बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। देन उसके बाद क्लॉज डी आता है फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब है कि इट गारंटीज फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगी हुई हैं इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक मतलब कि जैसे आप लास्ट लाइन देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो रूल्ड दैट राइट ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स में बी कर्ब्ड, ठीक है। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जैसे कि मान लो अब ये जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, तो इनके ये अगर ऐसे फ्रीली मूव करेंगी तो इससे जो बच्चे हैं उनके ऊपर गलत असर पड़ सकता है, तो इनको जो है इनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एंड फर्दर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, लाइक अगर हम बात करें इनर लाइन परमिट की, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे जैसे मणिपुर है, वहाँ पे इनर लाइन परमिट जैसी प्रोविजंस जो है वो रखी गई हैं कि अगर कोई और इंडियन सिटीजन या कोई और बंदा वहाँ पे विजिट करना चाहता है अदर देन दोज स्टेट्स, तो उसको इनर लाइन परमिट जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज वो वहाँ पे विजिट नहीं कर सकता, बिकॉज वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इनर लाइन परमिट जैसी फैसिलिटीज़ जो है वो उनको प्रोवाइड की गई हैं। फर्दर आप यहाँ पे एग्जांपल कर सकते हो जरवा ट्राइब की भी, जो अंडमान एंड निकोबार में है, उनका अपना ही एक कल्चर है और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे भी जो है वो आम कोई भी सिटीज़न इंडिया का नहीं विजिट कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद इसके अलावा ट्राइबल कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के अलावा कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज हो सकती हैं, लाइक अगर कोई बीमारी कहीं पे फैल गई है वो कहीं और ना फैल जाए, इसके लिए उस पर्टिकुलर एरिया की सिटीजन्स को कहीं और मूवमेंट उनकी जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा सकती है। फर्दर जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं या एनवायरनमेंट को रिलेटेड प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे नेशनल पार्क्स के लिए वहाँ पे आपको पता है बफर जोन्स, ट्रांजिशनल जोन्स होते हैं, ठीक है, कोर जोन्स होते हैं जहाँ पे जो है बिल्कुल एंट्री नहीं होती है सिटीजन्स की, तो वहाँ पे जो है वो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट और द बायोडाइवर्सिटी। देन उसके बाद है आर्टिकल 19(1) क्लॉज ई, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है रेजिडेंस, एक आती है सेटलमेंट, ठीक है। रेजिडेंस होता है कि जैसे मान लो कि कोई बंदा जो है वो IAS सिलेक्ट हो गया है, पंजाब का है, लेकिन उसको कैडर मिल गया है तमिलनाडु का, ठीक है, तो उस केस में जो है वो
अपना रेजिडेंस शिफ्ट करेगा, लेकिन वो टेम्पररी शिफ्ट करेगा। जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा सर्विस का वहाँ पे, तो वो दोबारा से कहीं और चला जाएगा, ठीक है, वो टेम्पररी हो गया उसका रेजिडेंस। देन सेटलमेंट होता है कि जैसे मान लो किसी बंदे ने कहीं और दूसरी स्टेट में प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, तो सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ प्रॉपर्टी लॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे उसने प्रॉपर्टी परचेज की है, तो वहाँ पे उसको जो है वो सेटलमेंट ग्रांट की जा सकती है, बट सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ दैट स्टेट प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में तो आपको पता ही है, वहाँ पे तो कोई दूसरा बंदा जो है वो प्रॉपर्टी भी परचेज नहीं कर सकता, और रह तो कहाँ ही सकता है। देन फर्दर इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सेम वही लगती हैं जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे जितनी भी हमने रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी हैं इन टर्म्स ऑफ जनरल पब्लिक, और इन टर्म्स टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल कल्चर्स और टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इस यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती हैं। एंड मोर ओवर ये जो राइट्स हैं ये सस्पेंड हो जाती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी, ठीक है। फिर ये एक केस यहाँ पे दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट फिर भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, इब्राहिम वजीर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954। इसमें क्या हुआ था, एक बंदा मतलब पाकिस्तान से आया था, बट तब आपको पता है इंडिया पाकिस्तान अभी नई नई पार्टीशन हुई थी, तो तब वो बॉम्बे में उसका घर था, तो वो आया, तो उसको क्योंकि उसके पास परमिट नहीं था तो उसको वापस डिपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान में। तो लेटर ऑन इट वाज चैलेंज्ड इन द लोकल कोर्ट, तो उसके बाद इसने जो कोर्ट थी उसने बोला कि मतलब कोई भी बंदा जो अपने घर पे आ रहा है उसको अपने घर में आने के लिए कोई किसी तरह का परमिट की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 19(1)(f), ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेपरेटली। राइट टू प्रॉपर्टी, आपको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको दिया गया, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया अंडर आर्टिकल 300A, एंड इट हैज़ बीन रिपील्ड फ्रॉम आर्टिकल 19(1)(f) by 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। देन आर्टिकल 19(1)(g) हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस का मतलब है कि कहीं पे भी हम अपना ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं, बट देर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर अगेन इम्पोज्ड ऑन द यूज़ ऑफ दिस राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई है कि लाइक राइट टू एजुकेशन एक्ट जब पास हुआ था 2009 का, तो उसमें ऐड किया गया था कि जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, बोथ एडेड एंड अनएडेड, ठीक है, एडेड होते हैं जिनको मतलब गवर्नमेंट जो है वो उनको एफिलिएशन रिकॉग्निशन भी देती है और साथ ही साथ अपना फंडिंग भी देती है, लेकिन जो अनएडेड होते हैं उनको सिर्फ रिकॉग्निशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनको फंडिंग कोई नहीं मिलती है, ठीक है। तो आरटीई जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, उसमें ये चीज़ ऐड की गई थी कि जितने भी ये गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एडेड एंड अनएडेड एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इनके लिए इस चीज़ मैंडेटरी होगी कि वो 25% सीट्स जो है वो रिजर्व करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी के लिए। तो इसके चलते जो अनएडेड इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया और उन्होंने बोला कि इससे उनका जो आर्टिकल 19(1)(g) है, दैट इज़ टू कैरी आउट ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, वो वायलेट होता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अपहेल्ड किया, उन्होंने बोला कि इस चीज़ से पहली बात तो ये है कि जो एजुकेशन है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंडर नहीं आती है। दूसरी चीज़ कि उनका कोई भी राइट ऐसे कोई वायलेट नहीं होता है, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंसेस कवर करती है ईदर थ्रू स्कॉलरशिप और डायरेक्टली पेइंग द फीस, ठीक है। जहाँ तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देगी, अभी आपको पता ही है जितने भी माइनॉरिटी बच्चे हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं वो ऑनलाइन पहले ही अप्लाई कर देते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। इन यूजली यू हैव सीन इन दी ग्रेजुएशन कॉलेजेस, है ना, तो उसमें जो है जनरली ये लोग करते हैं ऐसे। देन उसके बाद दो कंडीशंस जो थी वो लगाई गई थी ट्रेड कैरी ऑन करने के लिए। पहली कंडीशन कि जहाँ पे स्टेट का इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, किसी चीज़ के ऊपर मोनोपली करने का, जहाँ जैसे मान लो किसी एक स्टेट में कुछ रिसोर्सेज हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, वहीं पे कुछ मिनरल है, मान लो कोई आयरन है, कॉपर है, वहीं पे ही निकलता है एक ही जगह पे, तो वहाँ पे वो स्टेट की अथॉरिटी जो है वो स्टेट अपने अंडर ले लेगी उस चीज़ को, ठीक है। वहाँ पे कोई और प्राइवेट बंदा जो दूसरा कोई बंदा जो है सिटीजन जो है वहाँ का, वो वहाँ पे कोई किसी तरह का बिजनेस जो है वो कैरी ऑन नहीं कर सकता है। तो ये एक जो है वो मतलब इसमें स्टेट जो है सिटीजन को एक्सक्लूड कर सकती है ऑन such grounds, ठीक है। लाइक इन मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1951, ठीक है, इट वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इट वाज हेल्ड दैट स्टेट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू क्रिएट मोनोपोली इन ट्रेड और बिजनेस ऑन इट्स ओन फेवर। देन उसके बाद नेक्स्ट इज
द स्टेट में प्रिस्क्राइब द प्रोफेशनल और टेक्निकल, मतलब कि कोई भी अगर ट्रेड बिजनेस करना है तो उसके लिए स्टेट जो है सुटेबल क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकती है, टेक्निकल और प्रोफेशनल, यानी कि अगर आपको कोई लॉ फर्म इस्टेब्लिश करनी है तो उसके चलते मतलब कोई एलएलबी होल्डर जो है वो होना चाहिए। अगर कोई मान लो कोई मतलब हॉस्पिटल खोलता है तो उसके लिए उनके पास एक एमबीबीएस डिग्री होल्डर डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए। देन आर्टिकल 19 अगेन इज सस्पेंडेड इफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड अंडर आर्टिकल 352। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 20 दैट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि कुछ बंदे जो क्राइम कन्विक्ट करते हैं तो उनके लिए कुछ सेफगार्ड्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं अंडर आर्टिकल 20। और वो पर्सन्स जो हैं वो सिटीजन्स भी हो सकते हैं, नॉन सिटीजन्स भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं। तो आर्टिकल 20 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन एमरजेंसी इन ऑपरेशन अंडर आर्टिकल 359। रीज़न बीइंग कि जैसे मान लो कोई एमरजेंसी जो है वो इम्पोज हो गई है, ठीक है, तो उस केस में जैसे किसी बंदे को पकड़ के जेल में रख दिया है, तो अब एमरजेंसी अगर साल बाद हटी, साल तक के लिए एक्सटेंड हो गई, तो उस केस में वो बंदा तो जेल में सड़ता रहेगा। तो इसके चलते आर्टिकल 20 जो है इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग दी एमरजेंसी। देन उसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द लिमिटेशंस ऑन लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, क्योंकि हम अभी डिस्कस करेंगे जैसे कुछ लॉज जो हैं इनकी कैपेबिलिटी के बाहर रहता है, जहाँ पे स्टेट या यूनियन लेजिस्लेचर कोई टाइमली लॉ नहीं बना सकती हैं चाह के भी, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन देम। तो आर्टिकल 20 guarantees to all persons whether citizens or non citizens the three basic rights. First is protection against ex post facto laws, second is protection against double jeopardy, and third is protection against self incrimination। तो फर्स्ट जो है दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज होते हैं जिनका कुछ मतलब जो कि जैसे मान लो मैंने कोई आज क्राइम कन्विक्ट किया है तो मुझे सज़ा आज के हिसाब से जो लॉ चल रहा है उसके हिसाब से मिलेगी। कल को अगर वो लॉ चेंज हो जाता है तो मेरी सज़ा उससे चेंज नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लो कि आज मैंने कोई क्राइम कन्विक्ट किया है तो मुझे उसकी सज़ा 7 साल होनी है। देन कल को वो लॉ चेंज होके वो सज़ा जो मैंने क्राइम जो जिस नेचर का क्राइम मैंने कन्विक्ट किया था उसकी सज़ा 10 साल कर दी जाती है, तो मेरी सज़ा 7 साल ही रहेगी, मेरी सज़ा 10 साल नहीं इंक्रीज़ होगी, ठीक है। जैसे कि अभी वो जो दिल्ली गैंग रेप केस हुआ था जिसमें एक जुवेनाइल था जिसका, ठीक है, तब जो एज लिमिट थी जुवेनाइल्स की वो 18 ईयर्स थी। फर्दर जो बेंच था उसने डिसाइड किया था कि एज जो थी वो 16 ईयर रिड्यूस की जाएगी, लेकिन वो बंदा जो है वो उसके एम्बिट में नहीं आएगा। जो नया लॉ फ्रेम होगा वो उसी एम्बिट में ही आएगा जब उसने क्राइम कन्विक्ट किया है, तब लॉ क्या प्रेवलेंट चल रहा है, यानी कि उसकी सज़ा का कोई भी नए कानून से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। So ex post facto is the law which punishes for what had been lawful when done. Even the penalty for the commission of an offence cannot be increased with retrospective effect. This is called ex post facto law. It means the legislature cannot make a law which provides for punishment of the acts which were committed prior to the date when it came into force. This means that a new law cannot punish an old act. ठीक है, तो मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है विच हैज इट्स इम्पैक्ट फ्रॉम दी पास्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। इसका मतलब सिंपल है कि कोई भी एक बंदा ऑफेंस करता है, कोई क्राइम कन्विक्ट करता है, तो उसके लिए उसको 2 बार सज़ा नहीं होगी। एक क्राइम के लिए उसको 1 ही बार सज़ा होगी, एक क्राइम के लिए उसको 2 बार दोबारा सज़ा नहीं होगी। देन उसके बाद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी बंदा जो है जिसने कोई क्राइम कन्विक्ट किया है उसको हम फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो कोई अपना मतलब गवाही जो है वो अपने अगेंस्ट दे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नो मैन इज़ बाउंड टू, इट इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली लीगल मैक्सिम दैट इज़ नो मैन इज़ बाउंड टू एक्यूज हिमसेल्फ, ठीक है। जब तक कि उसके अगेंस्ट कोई चार्ज प्रूव नहीं हो जाता है तब तक उसको इनोसेंट ही डिक्लेयर किया जाएगा, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूशन टू एस्टैब्लिश हिज गिल्ट। देन उसके बाद इसमें कुछ आता है केस है इम्पॉर्टेंट है नेक्रो एनालिसिस एंड आर्टिकल 23 को हम रिलेट करते हैं। बेसिकली जो फिंगरप्रिंट्स एंड हैंड राइटिंग्स थी, इसको मतलब स्पेसिमेन फिंगरप्रिंट अगर हम लेके या बंदे की हैंड राइटिंग लेके, ठीक है, प्रूव कर सकें कि इस बंदे ने क्राइम किया है,
तो उस चीज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेट कर दिया था इन 2008, ठीक है, कि आप किसी के स्पेसिमेन फिंगरप्रिंट को और हैंड राइटिंग को ले सकते हो उसके अगेंस्ट यूज़ करने के लिए, ठीक है, अगर उसने क्राइम किया है, ताकि वो प्रूव हो जाए। एंड फर्दर उस 2008 तक सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ नहीं डिक्लेयर की थी कि जो नेक्रो एनालिसिस टेस्ट होते हैं, लाइक जो ब्रेन मैपिंग टेस्ट होते हैं, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग जिसको बोलते हैं, या और जो टूल्स ऑफ इंटेरोगेशन होते हैं लाइक लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं, तो उनको आप नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज उसमें जो क्रिमिनल होता है उसको इंजेक्शन जो है वो लगाना पड़ता है, ठीक है, तो हो सकता है उस इंजेक्शन से उसकी लाइफ भी चली जाए, तो ये इस तरह से उसकी राइट टू लाइफ जो है वो भी एक तरह का उसका भी वायलेशन होता है। तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को परमिशन नहीं दी थी। बट फर्दर फिर सेंसिटिविटी देखते हुए केसेस की, लाइक मेनली जो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, जो वुमेन के अगेंस्ट या चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ केसेस होते हैं, तो उस केसेस में जो लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं ये बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, बहुत ही जल्दी केसेस जो है वो इससे सॉल्व हो जाते हैं। केसेस तो सॉल्व होते ही होते हैं, साथ में जल्दी केसेस सॉल्व होते हैं। तो इन केसेस की सेंसिटिविटी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस मतलब इन टेस्ट को कंडक्ट करने की भी परमिशन दे दी, लेकिन सब्जेक्ट टू द थिंग कि उसकी पहले आप किसी क्लोज रिलेटिव से परमिशन ज़रूर लोगे और उसको ज़रूर बताओगे कि इस टेस्ट के ये इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं लेटर ऑन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि ये जो टेस्ट हैं बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम थर्ड डिग्री का यूज़ करते हैं, बेसिकली जो मतलब टर्शरी मेथड्स जिसको हम बोलते हैं, जिससे मतलब किसी को लाठियाँ और डंडे मारने से तो अच्छा ही है कि उसमें अगर उसकी जान चली जाए, तो उससे बेटर है कि उसको जो है वो टेस्ट उससे कंडक्ट करवा के सच को उगलवाया जाए, ठीक है। तो इससे केसेस भी जल्दी सॉल्व होते हैं एंड मोर ओवर सच भी सामने आता है। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने नेक्रो एनालिसिस की भी परमिशन जो थी 2010 में दे दी। तो दैट्स ऑल। इसके बाद हम 21 एंड 22 आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप यू विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फतेह एडुकॉम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।